नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। देखिए इससे पहले मैंने पॉलिटी कंप्लीट करा दी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है, इंडियन भी कराया है, वर्ल्ड भी कराया है, ठीक? तो 2 चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हम हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम जो है साइंस देखेंगे, फिर एक वीडियो बनेगी इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, 1-2 वीडियो वो बनेंगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी हम इस महीने तक पूरी बुक हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक? तो टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों मज़ा आ रहा है पढ़ाने में भी मुझे, आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा। जो तरीका, जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, वो मतलब मज़ा आ रहा होगा आपको। देखिए आधुनिक भारत में हमने ये टॉपिक सारे कवर किए, ठीक? उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने कवर किया है, कहाँ तक? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तक, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। 2 वीडियो में हमारा कवर हो गया था। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या थी? बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार, का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग देखेंगे। फिर ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल देखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन भी देखेंगे। रॉलेट हत्या और जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे। खिलाफत आंदोलन देखेंगे। साइमन कमीशन देखेंगे। गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। इतने टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। आपको पता है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक? इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगेगा कि एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए ये जैसे टॉपिक है, ये सारे जैसे कंप्यूटर एक ही क्लास में हो जाएगा ना, खेल-कूद भी एक ही क्लास में सारा कंप्लीट हो जाएगा। पुरस्कार एवं सम्मान एक ही ये हम पूरा विविध पुरस्कार ये सब एक ही क्लास में ले लेंगे। तो इस तरह हमारी ज़्यादा क्लासें नहीं बनेंगी, बस ये है कि हिस्ट्री और जो है साइंस, ये जो थोड़ा वज़न है ना इसका, वेटेज थोड़ा ज़्यादा है मतलब, तो इसीलिए जो है आराम से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ अगर हम देखिए भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ दोस्तों क्या थी? तो वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो लंदन में दोस्तों की गई। कहाँ की गई? लंदन में। कब की गई? तो 1905 में। याद रखिएगा डेट भी। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। भारतीय क्रांतिकारी मतलब भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों है, ठीक? ये जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है इन्होंने फहराया था ये। अगला दिया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी थी। छुपा रुस्तम टाइप का सवाल है दोस्तों। अगला है 13 मार्च 1940 में लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह जाके वहां पे गोली मारे थे। इस पर मूवी भी बनी है, विकी कौशल इसका रोल अदा कर रहे हैं, देख सकते हैं अगर नहीं देखा है दोस्तों। अगला दिया है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की है? तो लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किए थे। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड में शामिल था 1909 में? मदन लाल ढींगरा, ठीक? तो ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के पूछता रहता है। जैसे 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया, ठीक? अगला दिया है कामागाटू प्रकरण किस देश से जुड़ा हुआ है? तो कनाडा से दोस्तों जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दास बिहारी बोस के द्वारा की गई। अगला है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? तो चंपक रमन पिल्लई ने की। किसने की? चंपक रमन पिल्लई ने की थी, ठीक? तो याद रखिए। तो इतने क्वेश्चन जो है इसमें इधर देखे हम। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, देखिए इसके नीचे देख लेते हैं कुछ क्रांतिकारी संगठन देखते हैं। जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 श्याम जी कृष्ण वर्मा, देखे भी हम लोग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1907 में तारकनाथ दास ने किया था। उसके बाद गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल थे, रामचंद्र बरकतुल्ला थे, सोहन सिंह भागना थे। तो इनका याद रखिएगा। हिंद एसोसिएशन 1913 में कौन थे? सोहन सिंह भागना थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 हो जाएंगे, राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 कौन? दास बिहारी बोस। देखिए एक है आज़ाद हिंद सरकार, एक आज़ाद हिंद फौज है, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर यहाँ पे सरकार लगा होता तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक? तो ये कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए कैसे याद करना है, मैं बता दूं, ट्रिक बताऊं। देखो यहाँ देखिए फौज लिखा है, फौज,
और यहाँ बिहारी लिखा है, तो फौज में सबसे ज़्यादा बिहारी बच्चे जाने को मतलब उतावले होते हैं, ठीक? मतलब बिहारी बच्चे दमदार होते हैं फौज में। मतलब हमें याद करना है दोस्तों, दमदार तो सब होते हैं फौज में, जो भी जाता है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार या पूरे भारत की हम बात करें, तो मतलब लेकिन हमें रिलेट करके याद करना है ना, तो इसीलिए दिल पे ना लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए फौज में मतलब बिहारी बच्चे हमेशा जाते रहते हैं ज़्यादा संख्या में, तो ये सारी चीज़ें अगर हम माने तो फौज देखिए अग्निवीर योजना ये सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ? बिहार में हुआ कि नहीं दोस्तों? सबसे ज़्यादा ट्रेन जलाई भी गई वहीं पे, तो बहुत सारी चीज़ें। तो हम मान लें कि बिहार में जो है बच्चे उतावले बहुत ज़्यादा होते, बिहारी जो है फौज में बहुत जाना चाहते। तो इससे आज़ाद हिंद फौज यानी रास बिहारी बोस हो जाएगा, ठीक? अगर हम बात करें सरकार की, देखिए सरकार हम चुनते हैं तो शुभ आस यानी सुभाष, शुभ आस, आस माने मतलब आशा, यानी हम अच्छी आशा के साथ सब सरकार को चुनते हैं कि हमारे लिए काम करेगी, रोज़गार देगी वगैरह-वगैरह। तो सुभाष के तहत हम जो है सरकार चुनते हैं, तो सरकार से इस तरह। तो देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न मतलब एक याद होगा तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला लिखा है उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया। तो कभी ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज में या किस भाषा में गदर पार्टी का अखबार नहीं प्रकाशित हुआ? तो देख लीजिए गुजराती है, उर्दू है, मराठी, हिंदी। देखिए अपने यहाँ यूपी में उर्दू, हिंदी है, तो अपने यहाँ दोनों हुआ। उसके बाद मराठ और गुजरात यानी गुजरात और महाराष्ट्र सटा हुआ है, तो गुजराती, मराठी हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप याद करेंगे ना, तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप केवल रटते चले जाएँगे, कोई लॉजिक नहीं लगाएँगे, कोई तरीका नहीं लगाएँगे, तो आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक? कन्फ्यूजन हो रहेगा आपके अंदर। देखिए आगे बढ़ते हैं दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, ये क्या थे मतलब क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति हैं ये। लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना की हत्या जो 1897 में हुई थी, उसमें जो है संबद्ध थे। विनायक दामोदर महाराष्ट्र में मित्र मेला हम लोग पढ़े भी थे ये। सावरकर, ठीक मतलब सॉरी यही तो है हाँ, यही है विनायक दामोदर सावरकर। देखिए ये मित्र मेला की स्थापना कब की? तो 1899 के बाद में इसी का नाम 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई। देखिए मैं आपको याद कराऊँ, देखिए सवरकर यानी सवरकर जब हम कहीं अभिनय करने जाते हैं, अभिनव यानी नाटक करने जाते हैं, अभिनय करने जाते हैं, अभिनय, अभिनय याद करिए, अभिनव को अभिनय याद करिए। जब हम कहीं अभिनय या नाटक करने जाते हैं तो संवर कर जाते हैं ना, तो वही हो जाएगा अभिनय भारत यानी सवरकर। देखिए दिल पे ना लीजिए दोस्तों, मेरा मकसद वो नहीं कि किसी को आहत पहुँचाना, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि तरीका बता दूँ ताकि आपको याद रहे लंबे भाई मुझे तो याद है ना, मुझे तो याद है अच्छे से, तो मैं चाहूँ तो ना बताऊँ आपको, लेकिन फिर एक गद्दारी हो जाएगी ना, जो चीज़ मुझे याद आपको ना याद हो, तो दिक्कत हो जाएगी। भाई पढ़ा किस लिए रहा हूँ, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। बुक आप भी लेकर पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते। लेकिन दोस्तों 300-400 रुपए फूकने से अच्छा है कि यही बार-बार पढ़ें, पीडीएफ भेजता हूँ वो पढ़ें और जो तरीका बताता हूँ वो पढ़ें। तरीका आपको बुक में थोड़ो मिलेगा, जो मेरा तरीका है, जो मैं लॉजिक ट्रिक बताता हूँ, वो बुक में नहीं है दोस्तों, समझ में कि नहीं? मेरे पास बोर्ड नहीं तो मैं बुक क्यों पढ़ाऊँ? अभी डिजिटल बोर्ड होता उसी पे ना सारी चीज़ें अपने आप करता। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें सोचना चाहिए आपको, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, पुलिनदास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे 1905। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना किए थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुदीराम बोस को बहुत मतलब कम उम्र में फांसी दी गई थी। मुजफ्फर जंग के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वे बच गए थे दोस्तों। रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में फेंका था। अगला है लाला हरदयाल और सोहर सिंह भांगड़ा, गुरुदत्त, ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए। कामागाटो प्रकरण 1914 में, इन्हीं से संबंधित है, ठीक है, इन्हीं सबसे। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद इंडियन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की है। काकोरी षड्यंत्र 1925 में। देखिए इसी का नाम परिवर्तित होता है बाद में, एच.आर.एस.ए. हो जाता है जब भगत सिंह इसमें जुड़ जाते हैं 1927-28 में, ठीक। देखिए ये इसी का नाम परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसमें हो जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन हो जाता है, ठीक। अगला दिया है कि सूरसेन चटगांव षड्यंत्र हो जाता है 1930 में। अगला है चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए यही है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगला है भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। पंजाब नौजवान सभा की स्थापना 1926 में, ठीक। देखिए ये इंपॉर्टेंट मोस्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की थी 1926 में। बम कब फेंके थे? 29 में फेंके थे। देखिए अगर वो चाहे किसी को मारने के लिए बम फेंके नहीं थे, लेकिन अंग्रेज लोग ना जो है कहते नहीं है कि जो मतलब अब क्या ही कहें, चलो छोड़ो। बहुत सारे कमीने थे। देखिए भगत सिंह को फांसी एक दिन पहले ही दे दी, जिस दिन ऑर्डर था उससे एक दिन पहले ही मतलब दे दी। अब इस तरह थे।
देखिए यहाँ सैंडर्स की हत्या हुई 1928 में किए थे। अगला है राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928। बटुकेश्वर दास केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मतलब मृत्यु हो गई थी 1929 में। अगला उधम सिंह लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या, हम लोग देखें बहुत अच्छा किए थे। देखिए बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ से क्वेश्चन न बन सके। बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 16 अक्टूबर 1905 को की गई। देखिए यहाँ लिखा है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। ठीक। अगला दिया बंगाल विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक, वहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते थे, तो वो मतलब जो है उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपने लगी थी। ठीक। अब जब भावना, सीधी सी बात है, जब अगर भावना पूरे देश में अगर राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी तो सीधी सी बात अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, मतलब जो है हमें बांटना चाहते थे कि ये क्षेत्र इधर बना दो, वो मुस्लिम का कर दो, ये हिंदू का कर दो, ताकि ये आपस में ही लड़ते रहें। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ देखिए हमारे अंदर, हम तब तक मतलब जो है देश को आज़ाद नहीं करा पाए जब तक हमारे अंदर मतलब राष्ट्र भावना नहीं आई। जब हमारे जैसे-जैसे राष्ट्र की भावना मतलब सर्वोपरि होती चली गई, देखिए सब अपन, जैसे मान लीजिए हमारे घर में सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पड़ोसी और पूरे गाँव में कुछ भी हो, जैसे ज़मींदार थे उनके यहाँ सब अच्छा चल रहा था, तो अगल-बगल कुछ भी हो उनसे क्या मतलब है ना? तो वो भी उन्हीं के साथ लगे हुए थे। लेकिन जैसे-जैसे राष्ट्र की भावना पनपने लगी लोगों में, तो क्या हुआ, मतलब वो सब एकत्रित होने लगे, और जब एकत्रित यानी संगठन बनने लगा, उसमें कांग्रेस की भी भूमिका थी, जितने भी मतलब लोग थे सबकी भूमिका थी दोस्तों, समझ आया कि नहीं? तो वही चीज़ है, उसे दुर्बल करना चाहते थे अंग्रेज। जैसे हम लोग मतलब जो है मजबूत होने लगे, अंग्रेज उसे तोड़ना शुरू कर दिए, ठीक? तो ये सारी चीज़ थी, इसी उद्देश्य से वो किए थे बंगाल विभाजन। देखिए 1905 में क्या किया था, जैसे पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बना है। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी हमारे बहुत बड़ा क्षेत्र था, हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। और देखिए पूर्वी बंगाल और असम जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। आप बताइए जब 2 अलग कर देंगे, सीधी-सी बात है, तो हिंदू मुस्लिम में थोड़ी बहुत तो खटपट बनने लगेगी, होने लगेगी कि नहीं? होने लगेगी ना दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरक गीत है? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1905 में किया गया था। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. निविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन। कभी भी पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछा भी गया हो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे? तो के मित्र कहो या कृष्ण कुमार मित्र कहो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेट जीआरएफ में एक बार पूछा भी गया था, मतलब मिलान करने को आता नहीं है ऊपर से नीचे, तो ये सारी चीजें। अगला है आरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। आगे बढ़ें। अगला दिया है कि वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक व मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। कौन से 2 वर्ग थे जिनका विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ? तो एक कृषक वर्ग थे, एक मुसलमान वर्ग थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक। अगला दिया स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। अगला दिया है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो के मित्र ने दिया या कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। अगला स्वदेशी बांधव समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। अगला दिया है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगला है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई दोस्तों, ठीक।
अगला दिया लॉर्ड लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया। यानी 1905 में शुरू हुआ कर्जन के समय, हार्डिंग के समय इसे क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। अगला दिया स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रीजर था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला दिया स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या दिया है, मुस्लिम लीग व मार्ले मिंटो सुधार। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। अगला है वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? तो कराची में होता है। अगला है मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिनियम में होती है? तो अमृतसर का अधिनियम 1908 में होती है। अगला अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, जैसे प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 ढाका में हुआ, 1907 में हुआ कराची में, तीसरा 1908 अमृतसर में। ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए क्योंकि तीनों साथ ही में हुए हैं, तो डेट भी साथ है, यानी 6 में बना ही है मुस्लिम लीग, तो पहला हो जाएगा 6 में, दूसरा 7 में, तीसरा 8 में। अब कहाँ होगा? तो पहला ढाका, फिर कराची, फिर अमृतसर। ठीक, तो वही पाकिस्तान वाला एरिया हो जाएगा। अमृतसर केवल अपना भारत में है इस समय वर्तमान में, उस समय तो पूरा था ना। अगला वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई? तो अमीर अली। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। अगला है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अगला है 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। अगला है याद रखना है कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। अगला है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में किया गया। ठीक दोस्तों, अगला शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय। देखिए अगला है द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासक का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। देखिए बात समझिए, द्वैध शासक का जनक पूछे, केवल द्वैध शासक, बंगाल में नहीं पूछे। अगर द्वैध शासक पूछे तो लियोनिस कार्टिस को बता देंगे, लेकिन अगर बंगाल में पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव को बताएंगे। ठीक दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला है सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। देखिए ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उच्च पद पर भारतीयों को नहीं बैठाना चाहते थे, समझ आया कि नहीं। 1909 के अधिनियम के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया, और उसमें पहले कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, जो उच्च पद पे बैठे थे। अगला देखिए, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता कौन है? देखिए उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। तो उदारवादी में कौन थे? जो है दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगर हम जो है उग्रवादी में, तो लाल बाल पाल तो थे ही, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, 4 इसमें। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। ये हम लोग कांग्रेस में भी पढ़े थे। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला है कि वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, यही है उग्रवादी विचारधारा दोस्तों। कि मतलब हम आक्रामक तरीके से, आक्रामक जो साधन होंगे उससे जो है, जैसे किसी की हत्या कर देना, किसी का क्या करना। तो उदारवादी क्या करते थे? वो संवैधानिक तरीका अपनाते थे, जैसे वर्तमान में। दोस्तों एक चीज समझिए, जैसे हमारे यहाँ आज भी अगर मतलब कोई विरोध होता है, हम किसी बिल का, एक्ट का कुछ भी विरोध करते हैं,
तो बहुत आक्रामक तरीके से नहीं करते। हम धरना प्रदर्शन पहले करेंगे, आराम से रखेंगे, चाहे वो विश्वविद्यालय हो हमारा, कहीं भी हो, ठीक। हम गांधी जी के नियमों को फॉलो करेंगे। क्यों? अगर सोचिए कि हम अगर गांधी जी के नियमों को ना फॉलो करें या हम संविधान के अकॉर्डिंग ना चलें, तो देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती रहेंगी, कोई संभाल नहीं पाएगा। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अपना देश ना ये ऐसा नहीं कि पुलिस के बल पे चल रहा है, नहीं। आंतरिक जो सेवा दे रहे हैं वो पुलिस के बल पे नहीं चल रहा दोस्तों, वो नैतिकता पर चल रही है। नहीं, जनसंख्या कितनी है? 141 करोड़, यानी मान लीजिए 150 करोड़। जनसंख्या 150 करोड़ से अगर पूरे भारत की हम पुलिस को देखें तो कितनी पुलिस होगी दोस्तों? खुद सोचिए आप। 1 करोड़, पूरे मान लेते हैं 1 करोड़ होगी नहीं, मुझे नहीं लगता है, 50 लाख बहुत है पुलिस। 1 करोड़, आप सोचिए 1 करोड़ जो है पुलिस है अगर, तो 150 करोड़ जनसंख्या भी तो है। तो कैसे मतलब नियंत्रण करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन एक नैतिकता बनी है लोगों में कि अगर हम इसके विरुद्ध जाएँगे तो पुलिस हमें सज़ा देगी। नहीं तो आप बताइए, अगर एक जीप गई, मान लीजिए गाड़ी जो है किसी गाँव में प्रवेश की, तो उस गाँव के अगर लोग चाहें तो उस पूरी गाड़ी को खत्म कर दें और जो है पूरी पुलिस को, फ़ोर्स को खत्म कर दें। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। लेकिन एक नैतिकता है, लोगों के अंदर एक डर है, एक खौफ है, संविधान सर्वोपरि है ना, तो मैं नैतिकता पर देश चल रहा है वर्तमान में, ये चीज़ समझ के चलिए आप। तो वही चीज़ है जो मतलब हम आज भी किसके संवैधानिक साधनों या याचिकाओं के स्थान, पहले हम क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। बहुत जो मतलब बहुत ज़्यादा सर से पानी चला जाता है तो हम आक्रामक नीति जो है थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिए ये चीज़ कि मतलब हमारा जो आज भी देश चल रहा है ये, तो नैतिकता पर चल रहा है, संवैधानिक साधनों पर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए गलत वे में नहीं लेना, हमेशा याद रखिए। भाई हम भी हर इंसान देखिए पुलिस से डरता है ना, मैक्सिमम लोग डरते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, गाँव में तो पुलिस आ जाए तो घर में घुस जाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, सब लोग पढ़े हैं, बाहर निकलते हैं, तो जैसे हम ही जाते हैं कहीं पे ऑफ़िस गए, तो हम तो अंकल जी बुलाते हैं कि अंकल जी ये कहाँ है, इधर है, उधर। तो मतलब एक दोस्ताना टाइप का हो जाता है। डरना क्या है यार दोस्तों, वो हमारी सेवा के लिए ही तो हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई, कहाँ हुआ? वो लाहौर में हुआ। ठीक। आगे अब हम बात करें दिल्ली दरबार। देखिए प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिंटन ने, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन ने, और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। देखिए अगला दिया हुआ दोस्तों, इस तरह मैं जो टॉपिक बताता हूँ तो डर भी लगता है कि कोई गलत ना ले ले और फिर बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दे मेरे लिए। ठीक, बाकी मतलब समझदार हैं आप लोग, समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए अगला लिखा है कि वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। अगला वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की? तो अंबिकाचरण मजमूदार ने की। अगला दिया हुआ कि सूरत अधिवेशन थे, मतलब सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों लोग पुनः मिले। जो सूरत अधिवेशन में मतलब ब्रेकअप हो गया था इनका, उग्रवादी और उदारवादियों का, वो नरम दल और गरम दल का, 1907 के सूरत अधिवेशन में, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः इन लोगों का पेचअप हुआ। और ये जो है लखनऊ अधिवेशन जो है की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिकाचरण मजमूदार। अगला है अतिवादियों या उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। अगला मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? तो आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय था? तो होम रूल आंदोलन। ठीक। अगला है कि 1916 में तिलक ने पूना से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया, और जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में आरडीआर मद्रास से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। ठीक। अगला दिया, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है। और कौन सी है? तो साप्ताहिक है, याद रखना सबसे बड़ी बात है। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा होम रूल लीग, यहाँ लिखा होम रूल शब्द आयरलैंड का शब्द है,
मतलब आयरलैंड से लिया गया। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। देखिए 2 होम रूल थे, एक तिलक का होम रूल था अप्रैल 1916, एक एनी बेसेंट का था सितंबर 1916। ये कहा था, इनका महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र था और इनका मद्रास और तमिलनाडु था। इनका मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक था, इनका अडियार मद्रास था। समिति स्वरूप अखिल भारतीय जो है स्वरूप इनका था। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट और सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। उद्देश्य क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वशासन की स्थापना इनका उद्देश्य था। प्रचार माध्यम मराठा व केसरी, प्रचार का माध्यम कामन व्हील व न्यू इंडिया। इसीलिए तो पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की। कौन सी? कॉमन इंडिया और न्यू इंडिया। देखिए यंग इंडिया मैंने आपको बताया था लाला उनकी है, लाला लाजपत राय की है यंग इंडिया, ठीक। और इनकी कौन सी है? न्यू इंडिया है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए अगला है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? एनी बेसेंट ने रखा। तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? तो 1918 में किया गया। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया व मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबद्ध लोग थे, ठीक। आगे बढ़े। देखिए अगला ट्रेड यूनियन या साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एन.एम. लोखंडे द्वारा की गई। अगला दिया है कि वर्ष 1908 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। अगला है गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। अगला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होती है बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं? तो एन.एम. जोशी करते हैं। अगला है लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई, मार्च 1919। देखिए प्रमुख कारखाना अधिनियम 81 में आया, 91 आया, 11 में आया, फिर 22 में आया। ये रिपन के समय, ये फिर लैंसडाउन, फिर हार्डिंग द्वितीय, फिर रीडिंग। आपको याद नहीं रखना इतना ज़्यादा, पहला याद रख लीजिए बस। 34 में जब आया तो विलिंगटन थे और 44 में जब आया तो वेविल थे, ठीक। आगे बढ़े। देखिए है भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया। किसका? व्हिटले। आगे बढ़े। अब ये देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। यहाँ है सन 1923 में भारत में प्रथम 1 मई को मजदूर दिवस सर्वप्रथम एक मतलब 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। अगला दिया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय थे, एम.एन. रॉय इन्हें कहते हैं। एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 17 अक्टूबर 1920। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे ये चीज़। अगला है कि पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया 26 दिसंबर 1925 को। अगला है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया। अगला है कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम.एन. रॉय ने की। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? तो सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। अगला 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने की? एन. दत्त मजमूदार ने की। देखिए ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग कौन थे? पहला था फ्रेजर आयोग, 1902 का था, लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस सुधार से संबंधित था। हंटर 1919 का था, चेम्सफोर्ड पंजाब अशांति से संबंधित था। बटलर आयोग 1927 इरविन
भारतीय रियासतों के साथ संबंध था। लिथगो आयोग तो इरविन के मतलब लॉर्ड इरविन थे, भूमि सुधार था, ठीक। उसके बाद मैक्सवेल ब्लूम फील्ड आयोग, लॉर्ड इरविन थे, बारदोली में लगान वृद्धि की जांच था। व्हिटले आयोग था, श्रम से संबंधित, इरविन के समय आया। अगर सप्रू आयोग 35 में आया, विलिंगटन के समय बेरोजगारी से संबंधित था। क्लाइड 40 में लिथगो तेभागा आंदोलन से संबंधित था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, दो मतलब जो है दो ही चीजों में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि नाम मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम, उपनाम मोनिया था। अगर हम बात करें पिता क्या थे, करमचंद गांधी जी थी, माता पुतलीबाई थी। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक। और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगर हम बात करें जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में हुआ था। विवाह कब था, 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र कौन थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। अगर हम राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य थे तो इंग्लैंड में जन्मी मीरा बेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है, वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड था। ये प्रमुख शिष्य थे, ठीक। आगे हम बात करें कानून की पढ़ाई इंग्लैंड प्रस्थान किए थे 1888 बम्बई से। अगला है कानून, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 21 साल बाद कर दी है, 94 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू हुआ, देखिए जुलू मैंने जनजाति पढ़ाई है। बोअर पदक 1899। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को। अगला दिया है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 कलकत्ता अधिवेशन, मतलब शामिल हुए, अध्यक्षता नहीं की, ये अध्यक्षता वाला अलग है दोस्तों, ठीक। जो 1924 का है, ये शामिल हुए थे पहली बार। तो जब इंडिया आए थे ना 1901 में, तो ये जो है शामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे। अगला है डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किए थे। देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट महात्मा गांधी, और देखिए आप कोई भी एग्जाम दें सिविल सर्विस से लेकर नीचे तक, महात्मा गांधी अगर नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर के तो कोई एग्जाम होगा ही नहीं आपसे। मतलब यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बिना महात्मा गांधी पढ़े आप बन नहीं सकते। और दूसरी चीज वनडे एग्जाम में तो हर बार पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे उनसे आंदोलन से रिलेटेड आ जाएगा या उनसे रिलेटेड हो जाएगा, उनकी जीवनी से, तो बहुत सारी चीजें ना। अब देखिए लिखा है पहला सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कभी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। जीवन पहली बार जेल गए थे, प्रथम जेल का अनुभव जो है कब किए थे, 1908 में किए थे। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष थी। और उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन भारत कब होता है, 9 जनवरी 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 15 में करते हैं 1900। कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं, तो 24 में बेलगांव कर्नाटक में। आत्मकथा क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925। मैं इसे मंगाऊंगा जल्द ही, मुझे भी पढ़ना है, ठीक। उसके बाद है सिद्धांत क्या है, सत्य एवं अहिंसा था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 है। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 है। अगला प्रमुख पुस्तकें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, अनासक्त योग है, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, ये सारी हैं। प्रमुख समाचार पत्र था द ग्रीन पैम्पलेट, 14 अगस्त 1886 राजकोट। इंडियन ओपिनियन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में। अब हम आगे और देखते हैं इनकी उपाधियां महात्मा गांधी जी के। केसरिया हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कोली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था इनको उपाधि। कर्मवीर किसने दिया था, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने दिया था। आश्रम के अतिथियों द्वारा इनको सेवाग्राम का संत बताया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आधुनिक युग के आजाद शत्रु बताए गए, ठीक। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। मलंग बाबा कबायलियों द्वारा बताया गया इनको। बापू बापू किसने कहा, CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देशद्रोही किसने कहा, विस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर कहा। और भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, ठीक। उसके बाद है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अर्धनंगा फकीर यानी अर्धनंग फकीर जो है विस्टन चर्चिल। जहां जहां फकीर लग जाए वहां विस्टन चर्चिल मारिए। वन माइंड बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन कहा कहे हैं। उसके बाद महात्मा गांधी को, सॉरी महात्मा किसे कहे हैं, महात्मा जो है कहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। कब कहा, जब चंपारण जो है सत्याग्रह जो गए थे 1917 में,
जब वो सफल हो गया था तो कहे थे। वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला है क्वेश्चन, क्या दिया, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए? वर्ष 1915 था। किसने गांधी जी की सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेड चार्ली एंड्रयूज थे, दीनबंधु कहते हैं। फिनिक्स फार्म डरबन दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग था। अगला दिया है एक भारतीय कपड़ा व्यापारी वैंकूवर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देता है? तो जमनालाल बजाज का। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला है महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। वर्ष 3/20 भाग पर मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती विरुद्ध सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति भी कहा गया, हम लोग देखे थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल इसी में की गई थी। खेड़ा 1918 का है प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920 का है प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। अगर हम आगे बात करें तो सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी करो या मरो दोस्तों। अगला है पूरे के यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। ऊपर देखते हैं दोस्तों, देखिए लिखा है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। फिनिक्स फार्म डरबन में 1904 में, टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में 1910 में, साबरमती आश्रम 1915 में, सत्याग्रह आश्रम कोचर अहमदाबाद 1915 में, अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929 में, सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। आगे अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला बहुत लोग जानते हो बेलगांव वाला ऑप्शन होगा तो मारेंगे खटाक से और निकल लेंगे, फिर बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन देख लीजिए क्या है, कहाँ गलती कर सकते हैं। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका को प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन का। अगला है कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जॉन रस्किन ने लिखी। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी थे शामिल। उसके बाद इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के विरोध किसने किया? तो एनजी रंगा ने किया था। अगला है गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा? तो नरसिंह मेहता ने, 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि हैं दोस्तों। ठीक, समझ देखिए थोड़ा। ठीक, देखिए रौलट एक्ट एवं जलियांवाला हत्याकांड देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रौलट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन था दोस्तों। आगे हम बात करें तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण था। इसके सुझाव में मार्च 1919 में पारित विधेयक रौलट एक्ट के नाम से जाना गया। अगला है कि जब रौलट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड थे। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के रौलट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी। रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद। अगला है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रौलट एक्ट।
अगला, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? तो रॉलेट एक्ट पारित होना। अगला दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़े, अभी हम नीचे देखेंगे बाद में वो, अब पहले ऊपर देखते हैं। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आपको कई बार आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। पंजाब और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, बहुत मतलब बेहूदी हरकत किए थे अंग्रेज। देखिए अगला है कि पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये वाला दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो हंटर। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मारा था? उधम सिंह ने। तो इसी को बदला लिए थे दोस्तों। अगला है कांग्रेस, बहुत अच्छा भी किए थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो मदन मोहन मालवीय। अगला दिया है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, बद्रुद्दीन तैयब जी और एम.आई. जयकर थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए प्रमुख घटनाएं हैं स्वतंत्रता संग्राम की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, अगला 1929 में क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान या पूर्ण स्वतंत्रता। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 में क्या था? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में क्रिप्स मिशन, 46 में कैबिनेट मिशन। ठीक, ये तो नहीं भूलना चाहिए आपको दोनों। अगला है कि 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। अगला दिया देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जलियांवाला बाग से को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। अब देखिए खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। अगला है कि वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। देखिए आगे है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। अगला है कि वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पारित किया? सी आर दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। वर्ष 1921 व 22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। ठीक, अभी हम ये नीचे बाद में देखें, पहले ऊपर वाला ही कंप्लीट कर ले। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरिया हिंद की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट कौन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था? यह निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी या 5 फरवरी कहीं कहीं मिलेगा आपको, 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारडोली में थे। देखिए महात्मा गांधी जानते हो क्या जानते थे? देखिए बात को समझिए, क्या मतलब क्यों वापस ले लेते थे? कोई आंदोलन शुरू करते थे, वापस ले लेते थे, शुरू किए फिर वापस, जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन देखो शुरू किए वापस ले लिए, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तब वापस नहीं लिए दोस्तों, लिए लास्ट में नहीं लिए। अब देखो जैसे गांधी जी से मान लीजिए यहाँ थे,
तो वो क्या किए, कहे आंदोलन शुरू करो, तो सब लोग कहे ठीक है। आप बताइए शुरू में जोश कितना हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा लोगों का। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो शुरू में 2-3 महीने हमारा जोश एकदम चरम पे होता है कि नहीं? उस समय हमसे कुछ भी करवा लो हम कर लेंगे पढ़ाई के दौरान, मतलब हमारा जोश बहुत चरम पे रहता है। लेकिन एक टाइम आएगा जो ये जोश कम होने लगेगा, होगा कि नहीं दोस्तों? कम होगा ना? उसके बाद क्या होगा, एक बार फिर मतलब कोई फिर कहीं भी आप फिर देखेंगे, थोड़ा बहुत पेपर पास आएगा तो फिर आपका एक बार जोश जो है यहाँ उठेगा, उठेगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए उसके बाद फिर धीरे-धीरे डाउन होने लगेगा। लेकिन जब आप देखेंगे प्री और मेंस का रिज़ल्ट आ गया, आपका इंटर मतलब प्री का रिज़ल्ट आ गया और आपकी तैयारी पूर्ण हो गई और आपको मेंस देना है, तो आप फिर जोश हाई लगाएँगे, तब यहाँ जाके खड़े हो जाएँगे। हो रहे यही जनता का काम। आप जनता में लंबे समय तक जो है उनके अंदर जोश नहीं भर सकते, लंबे समय तक। तो गांधी जी यही करते थे। जैसे मान लीजिए जोश यहाँ हाई हुआ, असहयोग आंदोलन में लोग एकत्रित हो गए। तो जब लोग यहाँ खूब मात्रा में एकत्रित हो गए, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। फिर एक समय देखिए कि जनता में मतलब अब जो है मतलब वो चीज़ नहीं है, तो फिर एक बार आंदोलन शुरू किए। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन यहाँ लाके खड़ा कर दिए और लास्ट में फिर जनता का जोश थोड़ा डाउन हो गया। जैसे जनता का थोड़ा जोश डाउन हुआ, बस उसके बाद लास्ट में करे भारत छोड़ो आंदोलन, फिर जनता का जोश सबसे ऊपर हो गया। समझ में आया कि नहीं? यानी पहले थोड़ा संख्या जोड़ लिए, जोड़ने के बाद शुरू किया आंदोलन। जब देखिए जनता का जोश धीरे-धीरे ठंडा पड़ने लगा, बस तुरंत आंदोलन वापस ले लिए, ताकि मतलब अंग्रेज लोग जो है अभी जैसे मान लीजिए आंदोलन चल तो रहा है, अंग्रेज लोग जैसे ही जलाए, तो मतलब जैसे चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें क्या हुआ, अंग्रेज जलाए गए, तो सीधी-सी बात अंग्रेज के पास है गन है, तोप है, बारूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को हानि पहुँचा सकते थे, ठीक? तो फिर वापस ले लिए गांधी जी। उसके बाद दोबारा फिर जोड़ना शुरू किए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन किया तो ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़ गए। सबने अवज्ञा के बाद जब लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन किया तो बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ गए। तब कहा करो या मरो, तब नहीं रोके। समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक? तो ये उनकी पॉलिसी थी, डाउन टू अर्थ, मतलब कुछ ऐसे कहते हैं जो भी हो, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा मैं जानता हूँ। अब देखिए आगे हम देखते हैं चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी वाला देख ही लिए है। चौरी चौरी घटना चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारडोली में थे। अगला है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1922 में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल। अगला असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब देखिए स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण प्रस्ताव। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया? तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू 1923 में। कहाँ के थे? इलाहाबाद में। देखिए मार्च 1923 में सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। मोतीलाल मतलब स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया था? तो सी आर दास ने दिया था। अगला है देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास है। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन। देखिए इस आंदोलन के बाद लोग नाराज तो थे, लेकिन महात्मा गांधी के माइंड में क्या चल रहा था वो वही जानते हैं दोस्तों, ठीक? तो ये चीज़ है, मैंने आपको बताया रीजन क्या था, कैसे था। देखिए लिखा है कि नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, गांधी-दास पैक्ट, ठीक? वो आगे देखिए यहाँ लिखा है 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन पे संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। अगला है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल व सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ? तो 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया था, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब हम साइमन कमीशन देखेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर कल देखेंगे बाकी चीजें। देखिए साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया? 1927 को। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आगे अगर हम बात करें तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था दोस्तों। लाला लाजपत राय की इसी में मतलब जो है लाठी लग गई थी, विरोध कर रहे थे, भगत सिंह भी थे साथ में, तो उनकी हत्या हो गई थी। अगला साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
और उसी का बदला लेने के लिए जो है उनकी हत्या की थी, किसकी, सैंडर्स की। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो श्वेत कमीशन, क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति तो बर्केनहेड ने, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया, तो डॉक्टर बाबा साहब ने किया था। अगला है साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों की समझ सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई, तो बर्केनहेड। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन किया, तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। दोस्तों देखिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट बता रहा हूँ या कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब कुछ भी उसमें से थोड़ा बहुत मतलब बुरा लगे या वो लगे तो मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मतलब मैं जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक है दोस्तों, मैंने ही पढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे बता दिया हूँ, लेकिन वो चीज़ मतलब अलग अलग टीचर से पढ़ा हूँ ना, तो वही चीज़ मैं आपको बताता भी हूँ। जो चीज़ मतलब पढ़ा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको कोई चीज़, अपनी तरफ से मैं कोई नहीं चीज़ बता रहा हूँ, ठीक? ताकि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी ना हो जाए कोई, मतलब आप कुछ कहें मतलब उल्टा ना बोले कुल मिला के ये। देखिए यहाँ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। देखिए मुझे दोस्तों जानते हो वो नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है कि आप मतलब क्या कहेंगे। देखिए आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, बाकी मतलब कुछ चीज़ें मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि मतलब आपके माइंड में थोड़ी क्लियरिटी रहे, समझे कि नहीं? तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, नहीं मैं चाहूँ तो केवल क्वेश्चन करा के निकल जाऊँ, मैं कुछ ना बताऊँ, लेकिन मैं सोचता चलो थोड़ा बता देंगे तो माइंड आपका मतलब खुला रहेगा थोड़ा, आप भी थोड़ा सोचेंगे। तो ये चीज़ है इसीलिए बता देता हूँ, बाकी कोई मतलब उसमें गलत नहीं है। देखिए, यहाँ अगर देखें भारत के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, तो लाहौर अधिवेशन है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो दांडी गुजरात से किया। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी, हम लोग ये देखे भी हैं, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं। पूछा गया था लेखपाल 2022 में कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया, यहाँ दांडी था, ऑप्शन में भी दांडी था, लोगों को लगा यही मतलब यही दांडी से। हाँ, कुछ जगह किताबों में भी दोस्तों दांडी ही लिखा है, लेकिन आज शुरू कहाँ से यात्रा हुई, साबरमती से, समझे कि नहीं? और देखिए मेरा भी गलत था, सबसे बड़ी बात तो मैं भी गलत करके आया था ना, क्योंकि 2022 और 2024 में कितना अंतर हो जाएगा खुद सोचो ना। तो उस समय मतलब जो पहला एग्जाम था तो प्रेशर की वजह से गलत हो गया, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पता था, लेकिन वो प्रेशर ना, वहाँ पहला एग्जाम था तो मतलब दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी एकदम, मतलब ये सारी चीजें थी, तो वो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने, तो अब्बास तैयब जी। अगला, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहरा था, वेब मिलर, ये भी पूछा गया है। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे, यरवदा जेल में थे। अगला है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। देखिए अगला है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अगला है कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती दास गोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली वेदा वेदारण्यम तक की यात्रा की थी, मतलब तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक की यात्रा की है, कौन के थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्रामी थी, तो चंपारण बिहार से। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें मतलब आपको नहीं सही लग रही हैं या कुछ भी उस तरह हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। देखिए मैं थोड़ा मतलब जो है वो हो जाता हूँ ना, क्योंकि रीज़न है साफ-साफ, क्योंकि अभी मतलब उठ ही रहा हूँ, पता लगा दबा दिया जब ना, तो ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब हम आगे देखेंगे कल से, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।